हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम पिछले वीडियो से जोड़ते हुए आगे देखते हैं। अभी तक हमने नेशनल मूवमेंट जो था हमारे इंडिया का, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं या डिस्कस कर ली हैं। आज के इस वीडियो में हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ कि नेशनलिज्म की जो भावना थी, जो आइडिया था या जो विचार थे लोगों के, जो धीरे धीरे बन रहे थे, उसमें कौन कौन सी बिलोंगिंग्स, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनका कि कलेक्टिव रोल रहा था, यानी जिन्होंने यूनाइट किया था पूरे कंट्री को, उसको आज हम यहाँ देखेंगे। तो इसमें ये बात देखने की और समझने की है कि नेशनलिज्म या नेशनल अपने राष्ट्र की जो भावना थी, वो जैसे जैसे लोगों में बढ़ रही थी, वैसे वैसे कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसके लिए मुश्किलें हो रही थी। तो जो नेशनलिज्म जो था वो स्प्रेड होना कब शुरू हुआ? जब लोगों ने ये बिलीव करना शुरू किया, यानी लोगों में ये भावना आई कि दे ऑल आर पार्ट ऑफ सेम नेशन। मतलब पहली फीलिंग आई पार्ट ऑफ सेम नेशन, मीन्स नेशन के जितने भी लोग थे, उस समय के भारत के जो लोग थे, उनके मन में ये विचार आया कि हम, ये कंट्री है, इस कंट्री के सारे ही क्या हैं, लोग हैं, या इसी के हम पार्ट हैं। इसके साथ उन्होंने जब ये चीजें फील करना शुरू की कि उनमें एक चीज है यूनिटी। ये यूनिटी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, किसमें? उन सबको आपस में बांध कर रखने में। और यूनिटी ही उनकी सबसे बड़ी क्या है, एक पावर है। लेकिन ये सब चीजें कैसे लोगों में आई, इसके पीछे किसका रोल था, यही हम सीखेंगे कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की मदद से। ये जो नेशनलिज्म की जो भावना थी, या आप ये बोलें जो कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की जो अवधारणा या जो विचार थे, ये उस समय के जो नेशनलिस्ट थे उनमें आया था एक्सपीरियंस थे। किससे आया वो? एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। अब स्ट्रगल कौन सा? नेशनल फ्रीडम जो स्ट्रगल है, उसकी बात हम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस किससे सीखे ये लोग? जिन लोगों ने कलेक्टिव बिलोंगिंग्स के मेथड को उजागर किया या इसके महत्व को समझा और लोगों को यूनाइट करने को एक माध्यम इसको समझा, तो उनको ये एक्सपीरियंस कहाँ से आया? यूनाइटेड जो स्ट्रगल हुआ था उससे। लेकिन ठीक है कि सबको एक कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की जो भावना है वो पनपी, लेकिन इसकी एक दिक्कत ये थी कि इसमें जो प्रोसेस थी, कल्चरल जो प्रोसेस थी, उसमें वैरायटी थी। वो कैसी थी? वैरायटी थी उसमें, वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेस। अब ये कैसे थी, अलग अलग कैसे थी, धीरे धीरे हम सीखेंगे। अब ऐसे कौन कौन से कलेक्टिव बिलोंगिंग्स थे जिन्होंने नेशनलिज्म को पावरफुल या स्ट्रॉन्ग बनाया? तो वो हमें पता होना चाहिए। जैसे सबसे बड़ा रोल किया उसमें हिस्ट्री ने। किस प्रकार से किया है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको। हिस्ट्री एंड फिक्शन। इसके अलावा फोल्कलोर एंड सॉन्ग्स, यानी जो लोकगीत और जो गाने थे, उसने किस तरह से लोगों को यूनाइट किया और किस तरह से नेशनलिज्म की भावना को इवोल्व किया। इसके अलावा पॉपुलर प्रिंट, कौन कौन से ऐसे प्रिंट हुए, उसमें कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस आगे करेंगे।
और सिंबल्स। देखो ये सिंबल्स जो थे, सिंबल तो हमने पहले भी डिस्कस किया है जब पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप, तो उसमें हमने सीखा था कि जर्मेनिया की एक पोट्री बनाई गई थी जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह से वो राइन या पूरे यूरोप को उसकी रक्षा कर रही है। ये पहले चैप्टर में आप कुछ इमेजेस देखेंगे तो उससे समझेंगे। तो उससे लोगों में एक देश भावना का, एक यूनिटी का क्या हुआ, एक संचार हुआ और लोग यूनाइट हुए। सेम कल्चर यहाँ भी पनपा। यहाँ भी कुछ ऐसी ही एक्टिविटी को अंजाम दिया गया जिससे लोगों को क्या किया गया, यूनाइट किया गया। तो ये सब चीजें थी जिन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया किसमें, नेशनलिज्म को बढ़ाने में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूरोप में भी ऐसे ही सिंबल और पॉपुलर प्रिंट की मदद से लोग यूनाइट हुए थे। और ये जो पॉपुलर प्रिंट हो, हिस्ट्री हो या ग्लोरियस हिस्ट्री जो जिसको बोलते हैं वो हो, या आपके फोल्कलोर हो, इनसे लोगों में अपनी जो आइडेंटिटी है, नेशन की जो आइडेंटिटी होती है, किसी राष्ट्र की जो पहचान होती है वो बनती है और देश प्रेम की जो भावना है वो उनमें उमड़ उमड़ कर आती है। तो ये देश प्रेम को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं किसी भी व्यक्ति के मन में। इसी कंटेक्स्ट में हम बात करें तो इंडिया में ऐसी क्या चीज हुई जिससे लोगों में देश प्रेम की जो भावना थी या नेशनलिज्म की जो भावना थी वो बढ़कर सामने आई। तो इसमें आपने सुना होगा भारत माता। भारत माता की पोट्री आपने देखी होगी, भारत माता का चित्र आपने देखा होगा। आप अपनी जो बुक है उसमें देखना, भारत माता का चित्रण किया गया है। और जिस समय ये इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था उस समय सभी लोग इससे इंस्पायर थे और इस एक चित्र ने पूरे कंट्री के लोगों को एक साथ बांधकर रखा था। अब भारत माता की जो चित्र था, जो प्रिंट था, उसको यदि हम उसके बारे में यदि पता करें या उसके बारे में सीखें तो सबसे पहले भारत माता के चित्र को बनाने वाले जो कलाकार थे वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम एन आएगा यहाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, CH चट्टोपाध्याय। देखो इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में। कैसे? ये लोग साइलेंट रहकर ऐसी एक्टिविटी करते थे जिससे कि लोग एकजुट हों और जो नेशनल मूवमेंट है उसको क्या मिले, थोड़ी सी दिशा मिले और उसको थोड़ी सी यूनिटी मिले। तो इन लोगों का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था। ऐसे रोल का या इस प्रकार के कार्यों का, इस प्रकार की एक्टिविटी का अंग्रेज भी क्या नहीं करते थे, विरोध नहीं करते थे, क्योंकि वो इनको बहुत ही कम आंकते थे, कम समझते थे। लेकिन ये इमोशनली बहुत ही पावरफुल चीजें होती थी। इसके अलावा आप यदि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में सीखे तो जो हमारा वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम, ये जो वंदे मातरम सॉन्ग है ये किसके द्वारा रचा गया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक अपना नोवेल लिखा था, उसका नाम था आनंद मठ। आनंद मठ। इस आनंद मठ से ही ये वंदे मातरम क्या हुआ था, रचा गया था। इस वंदे मातरम में इतनी ताकत थी कि इसने पूरे कंट्री के देश को, पूरे कंट्री के लोगों को एक कर दिया था। सेम रोल किसका रहा? भारत माता पिक्चर का या उसकी प्रिंट का या उसकी चित्रकारी का। तो ये जो वंदे मातरम था, ये जब स्वराज मूवमेंट चल रहा था या आप ये बोलो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट जब
इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट जब चल रहा था उसके दौरान भी सभी लोगों के द्वारा ये हर जगह गाया जाता था, वंदे मातरम। सबसे पहले भारत माता की जो आकृति थी या जो उनका चित्र था उसको सबसे पहले पोर्ट्रेट किसने किया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। इसके बाद में दूसरे जो कलाकार हुए जिन्होंने इसके बाद में, क्योंकि इनको अलग अलग रूपों में बनाया गया था, आप अपनी बुक में देखेंगे जो आपकी SST की जो हिस्ट्री की बुक है उसमें आप देखेंगे तो 2-3 चित्र उसके दिए गए हैं कि किस तरह से भारत माता को अलग अलग हिसाब से उसका प्रोजेक्शन किया गया है। एक चित्र में उनको इतना सिंपल तरीके से उनको बताया गया है जिसमें उनके एक हाथ में फूड, क्लोथिंग और लर्निंग जैसी बुक्स वगैरह जैसी चीजें हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो ये सब चीजें बांट रही हो, यानी किसी को दे रही हो। वहीं दूसरे चित्र यदि आप देखें तो उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से भारत माता, एक तरफ उनके लॉयन है, दूसरी तरफ उनके पास एलिफेंट है, उनके बीच में वो खड़े हैं। तो इससे पब्लिक में क्या मैसेज आता है इसमें, या इसका जो सिंबल है उससे ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो पावर और अथॉरिटी उनके पास हो। तो ये अलग अलग मैसेज जो है वो पोर्ट्री की मदद से लोगों में दिया गया था। तो हम यहाँ थे आनंदमठ। तो इनके बाद में यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बाद में जो सेकंड चित्रकार थे जिन्होंने इनको रचा, उनका नाम था अवनींद्र नाथ टैगोर। आपने रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा। तो अवनींद्र नाथ टैगोर जो थे वो सेकंड पर्सन थे जिन्होंने भारत माता के चित्र का उनको क्या किया? पोर्ट्रेट किया। इनके द्वारा जो सबसे पहली चित्रकारी की गई थी भारत माता की, उसको प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ही शांत स्वभाव यानी बहुत ही काम, डिवाइन और स्पिरिचुअल, बहुत ही स्पिरिचुअल फॉर्म में उनको पोर्ट्रेट किया गया था। तो ये तो हमने पढ़ा पोर्ट्री का इंपॉर्टेंस। तो पूछा जा सकता है नेशनलिज्म की जो कलेक्टिव बिलोंगिंग्स में पोर्ट्री को विद एग्जांपल आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताओ तो आप भारत माता का जिक्र करेंगे, उसमें आप वंदे मातरम का भी जिक्र करेंगे, इसके साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के साथ 2-3 चीज लिख सकते हैं, और अवनींद्रनाथ जो टैगोर थे उनके साथ आप भी लिख सकते हैं। अब सेकंड जो एस्पेक्ट था वो था आपका इंडियन फोल्कवेयर। इंडियन फोल्कलोर किस तरह से भारतीय लोकगीत ने लोगों को एकजुट किया और किस तरह से इसने नेशनलिज्म की भावना को इवोल्व किया या उसको कंसिस्टेंट रखा। इस मेथड के जरिए जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने लेट 19th सेंचुरी में यानी 1850 के बाद में उन्होंने फील किया कि इंडियन फोल्कलोर की मदद से भी लोगों में क्रांति का संचार किया जा सकता है, नेशनलिज्म की जो भावनाएं हैं उनको इवोल्व किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, गांव-गांव में जाकर इसके प्रति लोगों को अवेयर किया कि वो अपनी जो ट्रेडिशनल जो कल्चर है उसको बचाए रखें और जो फोल्कलोर हैं उनको गाते रहें, उनकी जो लोकल सॉन्ग्स हैं उनको गाएं और उनके जरिए देश प्रेम और नेशनलिज्म की भावना का लोगों में प्रचार करें। और उस समय के जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने किस तरह से इनको यूज किया, उन्होंने उस समय ये प्रचार किया कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल कल्चर था, ट्रेडिशनल कल्चर वो बहुत ही ग्लोरियस, बहुत ही रिच और बहुत ही पावरफुल आप ये बोले था। लेकिन जैसे यहाँ कॉलोनियल एरा आया या उनका कैप्चर हुआ तो हमारा जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो क्या हो गया, करप्टेड हो गया।
करप्टेड मतलब करप्टेड हो गया या डैमेज हो गया, आप ये बोल सकते हैं डैमेज हो गया। अब ये सब चीजें कि भाई आपका एक ट्रेडिशनल कल्चर था वो बहुत रिच ग्लोरियस था, अंग्रेजों के आने से वो करप्ट हो गया, डैमेज हो गया। तो ये सब चीजें जो नेशनलिस्ट थे वो किसके जरिए फैलाते थे लोगों में? फोल्कलोर की वजह से। फोल्कलोर में इंडिया की जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री या कल्चर था उसको उसकी महिमा का गुणगान किया जाता था और लोगों में ऐसा बताया जाता था कि जैसे जैसे अंग्रेज यहाँ आए वैसे हमारा जो रिच ट्रेडिशनल कल्चर है वो धीरे धीरे लुप्त हो गया। और इसके साथ वो ये प्रचार भी करते थे कि अब हमें हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को रिवाइव करना है या जो बचा हुआ है उसको जीवित रखना है। वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ नेशनल आइडेंटिटी से। नेशनल आइडेंटिटी को आप किससे जोड़ेंगे? नेशनलिज्म। नेशनलिज्म है क्या? नेशनल आइडेंटिटी। यदि किसी को अपने नेशन की आइडेंटिटी में बिलीव हो गया इसका मतलब वो तो पक्का क्या है? नेशनलिस्ट। बंगाल में हम यदि इसके प्रचारक की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। जो वहाँ का वो था बंगाल का कल्चर था या बंगाल के लोगों में फोल्कलोर को जीवित रखने में, और उन्होंने घर घर जाकर और जो गाने वाले होते थे उनको दुनिया भर की जो कहानियाँ कहावतें उनको फोल्कलोर की मदद से लोगों में प्रचार प्रसार उनका किया ताकि लोगों को अपना जो ग्लोरियस हिस्ट्री जो है, ग्लोरियस जो इतिहास जो है उसके बारे में लोगों को अवेयर हो और लोग प्राइड महसूस करें। किसका फील करें? प्राइड, गर्व महसूस करें। गर्व यदि कोई व्यक्ति महसूस करेगा किसी चीज पर तो वो उसके लिए फिर क्या करेगा? लड़ जाएगा। और उस समय के नेशनलिस्ट यही चाहते थे कि लोगों में प्राइड की भावना पैदा हो अपने ट्रेडिशनल कल्चर के प्रति ताकि वो सारे मिलकर अंग्रेजों का सामना कर सकें। इसी क्रम में यदि हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में उस समय प्रोविंस था मद्रास, यानी मद्रास प्रोविंस की बात हम करें तो मद्रास में एक फेमस नेता हुए थे, उनका नाम था नतेशा शास्त्री। इन्होंने एक तमिल फोल्क टेल जो थी उसको पब्लिश किया। तमिल फोक टेल यानी तमिल की जो लोक कहावतें हैं उनको पब्लिश किया। उसके 4 वॉल्यूम उसने पब्लिश किए, 4 वॉल्यूम। तो उसको बोला क्या गया था? द फोल्कलोर ऑफ साउथ इंडिया, ऑफ सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया। इसने भी सेम वही काम किया साउथ इंडिया में, क्योंकि उस समय कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग लीडर का अलग अलग योगदान था। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा रविंद्रनाथ टैगोर का और आपके नतेशा शास्त्री का। नतेशा शास्त्री का मानना था कि जो फोल्कलोर है वो नेशनल लिटरेचर है। वो इनको क्या मानते थे? राष्ट्रीय साहित्य मानते थे और वो इसको राष्ट्र की धरोहर मानते थे। और इससे उनका मानना था कि लोगों में देश प्रेम या नेशनलिज्म की भावना को इवोल्व किया जा सकता है। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट का डेवलपमेंट होता है, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे नेशनलिस्ट जो लीडर थे वो ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? बिकेम मोर अवेयर। अब आइडिया लगाइए किसको लेकर ज्यादा अवेयर होंगे? इन सब चीजों को, इंडियन फोल्कलोर और आपकी पेंटिंग्स को, प्रिंट्स को। उन लोगों को इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे पता लगता है। तो पता लगता है तो इस दौरान होता क्या है? पता जब लगा तो उसका हुआ क्या कि स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था, स्वदेशी मूवमेंट,
स्वदेशी मूवमेंट तो आप सभी को पता होगा। स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था तो इस समय बंगाल में ट्राई कलर फ्लैग हुआ। ट्राई कलर, अब ट्राई कलर से आपको दिमाग में आ रहा होगा कि जो आज हमारा तिरंगा है वही सारे कलर थे क्या? नहीं, वो कलर नहीं थे। उस समय थे रेड, ग्रीन और येलो। तो हमारे ट्राई कलर जो फ्लैग है उसको इवोल्व होने में भी उसकी भी एक अलग हिस्ट्री है, तो कभी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो उस समय ये ट्राई कलर जो फ्लैग था वो डिजाइन किया गया कहाँ? पर्टिकुलरली बंगाल में। कब? जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। इसमें ये जो ट्राई कलर फ्लैग जो बना था इसमें 8, ध्यान से सुनिएगा इसको, 8 लोटस, 8 क्या थे? लोटस। ये 8 जो लोटस थे, ये जैसे ये फ्लैग था, फ्लैग के बीच में थे 8 लोटस। ये किसको रिप्रेजेंट करते थे? उस समय अंग्रेजों की 8 प्रोविंस थी। 8 क्या थी? प्रोविंस, जिनमें 3 तो हम या आप सभी सुनते होंगे। जैसे आपका बंगाल अलग प्रोविंस था, बॉम्बे अलग प्रोविंस था, आपका मद्रास अलग प्रोविंस था, पंजाब अलग प्रोविंस था। तो ये प्रोविंस थे 8, तो ये उनको रिप्रेजेंट करते थे। ये कहाँ की बात है? स्वदेशी मूवमेंट जब चला था बंगाल में उस समय की बात है। उसके बाद में जब गांधी जी आए तो गांधी जी ने अपना एक ट्राई कलर फ्लैग बनाया। उस फ्लैग में 3 कलर थे, रेड भी था, ग्रीन भी था, लेकिन येलो नहीं था। येलो की जगह उस समय था वाइट। और इस लोटस की जगह उस समय था स्पिनिंग व्हील। आपने देखा होगा गांधी जी का, या जब हमने ये अडेप्ट किया 22 जनवरी 1950 को जब ये अडेप्ट किया, उस समय स्पिनिंग व्हील जो था वो था। उसके बाद में इसमें क्या ले लिया गया था हमारे द्वारा, जो अशोक चक्र है उसको अडेप्ट किया गया था। उससे पहले स्पिनिंग व्हील था। तो ये जो फ्लैग, किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन होता और ये फ्लैग लेकर आदमी चलता तो उससे एक यूनिटी की भावना आती थी, एक नेशनलिज्म की भावना आती थी। तो लोग या नेशनलिस्ट उस समय इन सब चीजों को लेकर अवेयर थे। कोई व्यक्ति यदि इनको लेकर चल रहा है तो उसको ये माना जाता था कि ये कानून की अवज्ञा कर रहा है, डिफेंस कर रहा है। उनको लेकर कोई मार्च करता था तो ये सिंबल माना जाता था कि ये पक्का क्रांतिकारी है या पक्का नेशनलिस्ट है। अंग्रेजों की आवाज में, अंग्रेजों की भाषा में वो क्या था उस समय? क्रांतिकारी नहीं, आतंकवादी। और नेशनलिस्ट की भाषा में वो क्या थे? क्रांतिकारी। एक तीसरा मेथड जिसने लोगों को एकजुट किया वो था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री को दोबारा से या इंटरप्रेट करने या री इंटरप्रेट करने से लोगों में क्या भावनाएं इवॉल्व हुई, किस तरह से इसने नेशनल मूवमेंट में सहायता दी। 19th सेंचुरी यानी लास्ट 19th सेंचुरी की बात है कि जो लीडर्स थे, जो नेशनलिस्ट थे, उनमें से कुछ लोगों ने फील किया कि हमें हमारी जो हिस्ट्री है उसको फिर से इंटरप्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि लोग एक तरह से अपनी हिस्ट्री या अपने इतिहास, अपने कल्चर को भुला चुके हैं। इसमें से कुछ टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं अभी पहले, जब हमने डिस्कस किया था ट्रेडिशनल कल्चर, उसी का ये है। ट्रेडिशनल कल्चर में हिस्ट्री को भी हम यहाँ अलग से जोड़ेंगे। कल्चर में हमने पोट्री वगैरह ये देखी, अब यहाँ हम हमारी हिस्ट्री जो रिच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अब
जब अंग्रेज आए, अंग्रेज यहाँ आने के बाद में उन्होंने इंडियंस को घोषित किया बैकवर्ड। उन्होंने बोला कि इंडियंस जो है वो क्या है, इंडियंस आर बैकवर्ड। और उन्होंने बोला कि प्रिमिटिव, ये आदिम है बिल्कुल। ये कैसे हैं, आदिम है, यानी ये जड़ है, ये किसी नए इनोवेटिव आइडिया को नहीं मानना चाहते। इसके अलावा उन्होंने बोला कि ये इनकैपेबल है, किसमें, इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, ऑफ गवर्न, यानी वो गवर्न करने में इनकैपेबल है, बैकवर्ड है और प्रिमिटिव है, बिल्कुल आदिम सभ्यता के लोग ये हैं, यानी जड़ हैं, इनमें किसी प्रकार की डेवलपमेंट को ये नहीं करना चाहते। ऐसी भावनाएं किसने फैलाई, अंग्रेजों ने। इन्हीं सब चीजों को दूर करने के लिए कुछ लीडर्स ने हमारी हिस्ट्री को री इंटरप्रेट करने की कोशिश की। अब री इंटरप्रेट करने के लिए आपको भी थोड़ा सा री इंटरप्रेट करना पड़ेगा, आपको पीछे जाना पड़ेगा क्लास 6, 7, 8 और 9th की, 6, 7, 8 की हिस्ट्री में। क्या आपने भारतीय सभ्यता में या इंडियन हिस्ट्री में इंडियन कल्चर, इंडियन लॉज, इंडियन फिलोसफी, इंडियन क्राफ्ट, ट्रेड, इनके बारे में सीखा है? भारत को उस समय विश्व गुरु बोला जाता था। क्या बोला जाता था, विश्व गुरु। विश्व गुरु, जब अंग्रेज और मुगल यहाँ आए उससे पहले इसको क्या बोला गया था, विश्व गुरु। क्यों विश्व गुरु ऐसे नहीं बोला गया? विश्व गुरु बोलने के पीछे कारण ये था कि उस समय इंडिया की फिलोसफी, कल्चर, साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, क्राफ्ट, ट्रेड, इन सब में बहुत आगे था। तो मैं कुछ के नाम यहां लिख दे रहा हूं कि एंशिएंट एरा में इंडियंस आर्ट, साइंस, कुछ के नाम भी याद आपको आ रहे होंगे। साइंस से आप किसको जोड़ेंगे? इसके अलावा मैथमेटिक्स से आप किसको जोड़ेंगे? मैथमेटिक्स होगी। उसके अलावा रिलीजन, रिलीजन में तो बहुत बड़ा योगदान है। अभी मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता हूं। कल्चर, लॉ, इसके अलावा फिलोसफी, इसके अलावा आपकी क्राफ्ट। देखो इन सब चीजों में हम देखेंगे कि साइंस के मामले में चरक के बारे में आपने सीखा होगा। चरक एंशिएंट एरा में ही शल्य चिकित्सा जो होती है, आप ये बोलो सर्जिकल जो चीजें होती हैं जिनको हम बोलते हैं ऑपरेशन के जरिए किसी चीज को सुधारना, वो उस समय ही चरक ने इंट्रोड्यूस कर दी थी। इसीलिए भारत को विश्व गुरु बोला जाता था। मैथमेटिशियन, मैथमेटिकल चीजों में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। आर्यभट्ट के बारे में आपने सीखा होगा। रिलीजन, मोस्ट ऑफ द रिलीजन जो है वो इंडिया से इवोल्व हुए हैं। जैसे आपका जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, आपका हिंदू धर्म हो, तो ये जो कल्चर है, रिलीजन और कल्चर, ये इंडिया की देन है। लॉ की आप बात करें तो मनुस्मृति वगैरह जो बहुत ही पौराणिक लॉ है वो बहुत पहले हमारी यहाँ की देन है। फिलोसफी में आप देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े दार्शनिक यहाँ हुए हैं। कितने दर्शन यहाँ से पैदा हुए हैं जिनके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा। जैसे पतंजलि का योग हो गया, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वैशेषिक, ये सारे दर्शन भी यहाँ की देन है। क्राफ्ट की तो कोई बात ही नहीं है। हमारे यहाँ क्राफ्ट और ट्रेड में हमारा देश बहुत आगे रहा। तो इन लोगों ने इन सब चीजों को री इंट्रोड्यूस किया और लोगों को अवेयर करवाया कि हमारा हिस्ट्री, हमारा पास्ट ऐसा था, जिससे लोग किसको फील करें, प्राइड। अपने पूर्वज जो है उन पे कैसा फील करें, प्राइड की नहीं अंग्रेज जो हमें बोलते हैं बैकवर्ड, प्रिमिटिव और इनकैपेबल, ऐसा हमारा पास नहीं है। ये तो आज की स्थिति ऐसी है कि हमें ये सब चीजें सहन करना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों से या इन सब चीजों का भी इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान रहा। और उस समय के नेशनलिस्ट ये संदेश देने में कामयाब रहे
कि ये जो हमारी रिच कल्चर सभ्यता है, इसको डिक्लाइन करने में बहुत बड़ा हाथ है कॉलोनियल एरा का। तो ये हमने सीखा, 3-4 पॉइंट में हम चीज़ें कई देखे। अब आपने अभी तक इसमें पॉजिटिव चीज़ें सारी देखी कि हाँ ये सब चीज़ें हुई, इन सब चीज़ का इतना बड़ा योगदान रहा, लेकिन इसमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये विदाउट प्रॉब्लम इनकलकेट या इंट्रोड्यूस नहीं की गई होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं ये विदाउट प्रॉब्लम नहीं रही होंगी। कैसे? अब जरा अनुमान लगाइए, विदाउट प्रॉब्लम ये सब चीज़ें नहीं रही होंगी। ऐसा क्या हुआ? देखिए, ये जो चीज़ें हैं कि भारत को विश्व गुरु बोला जाता था, आर्ट, साइंस, कल्चर, मैथमेटिशियन, रिलीजन, लॉ, फिलोसफी, इन सब में भारत बहुत आगे था। तो ये चीज़ें हैं एंशिएंट एरा की। कब की हैं ये? एंशिएंट एरा की, प्राचीन समय की। और प्राचीन समय में हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं थी। तो इन चीज़ों को आप ग्लोरीफाई करेंगे तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी, उस समय के लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो कुछ लोग जो थे वो चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, बुद्धिस्ट तो उसको वो करेंगे, पारसी हो, इन सब लोगों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये विदाउट प्रॉब्लम नहीं रहा। यानी हम ये बोलें कि इसमें भी लिमिटेशन रही, क्योंकि हमने सिविल डिसोबीडियंस की लिमिटेशन भी पढ़ी थी, तो इसकी भी लिमिटेशन यहाँ होती है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन में कुछ नहीं, ओवरव्यू हम देखेंगे कि किस किस तरह से हमने इस चैप्टर में क्या क्या हमने सीखा। इस चैप्टर को यदि हम ओवरव्यू देखें तो हमने इसमें डिस्कस किया कि किस तरह से लोगों में एंगर इवॉल्व हुआ। किन के अगेंस्ट में, किन के खिलाफ हुआ एंगर? अंग्रेजों के खिलाफ में, कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ में। और किस तरह से इस एंगर ने वेरियस जो ग्रुप हैं, सोसाइटी हैं या क्लासेज हैं, जो इंडियन क्लास है, सोसाइटी ग्रुप जो है, उनको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। किसके लिए? कॉमन स्ट्रगल। उनका कॉमन स्ट्रगल क्या था? किसी भी तरह से हम हमारे देश को क्या करें, आजाद करें। और ये सब चीजें ज्यादा इवॉल्व हुई फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के फर्स्ट हाफ, यानी 1901 से 1950 तक। महात्मा गांधी जब कांग्रेस में आए, उसके बाद में किस तरह से उन्होंने अपनी पावर को असर्ट किया, किस तरह से लोगों को अपने पीछे वो लाने में सक्षम हुए, किस तरह से लोगों की भावनाओं को उन्होंने समझा, और किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, या ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, लोगों को उन्होंने जोड़े रखा। लेकिन क्या सभी का मोटो और मकसद या किस सभी की सोच या सभी का जो उद्देश्य सेम था? किसका? इंडिपेंडेंस का या मूवमेंट का। क्योंकि हमने सीखा है इस चैप्टर में कि प्लांट वर्कर्स के उद्देश्य अलग थे, वो स्वराज को अलग समझते थे, किसान वर्ग अलग समझते थे। तो सभी सोसाइटी के अलग अलग ग्रुपों का अलग अलग मानना इन सब चीजों में थे। यानी उनके एस्पायरेशन में क्या थी? वैरायटी थी। उनके एक्सपेक्टेशंस में क्या थी? वैरायटी थी। तो ये सब चीजें हमने इसमें देखा। तो ये जो वैरायटी थी, इस वजह से विभिन्न ग्रुपों में कन्फ्लिक्ट भी हुआ, उनके इंटरेस्ट भी एक नहीं हुए, और इंटरेस्ट भी अलग अलग होने से उनमें कन्फ्लिक्ट बार बार पैदा हुए। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस कंटिन्यूअसली अलग अलग प्रकार की सोसाइटी और ग्रुप के जो इंटरेस्ट थे उनको संरक्षित करने और उनकी जो डिफरेंसेस थे उनको रिजोल्व करने में हमेशा से प्रयासरत रही। इस वैरायटी के कारण कई बार मूवमेंट को रोकना भी पड़ा, और ये जो मूवमेंट था ये ज्यादा भी इसी कारण चला। तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में सीखी। आज हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे।
तब तक थैंक यू वेरी मच।